अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुकदमा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखिर। नाज़रीन, आज हमने मुकदमा किया है उन पर जो ये कहते हैं कि हज सब्सिडी ने हाजियों को फायदा पहुंचाया है। आज हमारा मुकदमा उन पर है जिन्होंने हाजियों को गोया धोखा दिया है। आज हमारा मुकदमा उन पर है जो हाजियों को महज धोखा देते हुए, मौके का फायदा उठाते हुए इन्हें हर बरस लूटा गया है और किसी को मजबूत बनाया गया है। हम उन खोखले दावों का भी आज के मुकदमे में जायजा लेंगे जो ये कहते हैं कि हम बगैर किसी मजहबी तफरीक के भारतीय मुसलमानों को एक भारतीय शहरी के तहत हज सब्सिडी के तौर पर ताउन फराहम करते आए हैं। हम आज उनकी नीयतों की असलियत का भी पर्दाफाश करेंगे जो कहते हैं कि जो गरीब मुसलमान हैं हम इनको हज करने में मदद करना चाहते हैं। हमने हज सब्सिडी से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, जायजों और हकायक का पता लगाया है। हमारी तफ्तीश और तहकीक हम मुकदमे की शक्ल में इंसाफ की अदालत में पेश करते हैं, यानी आपकी अदालत में, अवाम की अदालत में। इस मुकदमे का हमने उन्वान दिया है हज सब्सिडी या हाजियों से धोखा। इससे कब्ल के मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। पेश है एक छोटी सी रिपोर्ट। मुसलमानों के अहम व मुकद्दस फरीज़े हज के लिए मरकजी हुकूमत ने हज सब्सिडी के तौर पर 450 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया। लेकिन यहाँ बहस यह है कि क्या हज सब्सिडी के नाम पर हुकूमतें मुसलमानों को धोखा तो देना नहीं चाहती, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि हज सब्सिडी के लिए मुख्तस रकम का फायदा रास्त तौर पर ऐसा मालूम हो रहा है कि एयर इंडिया और बैरूनी एयरलाइन कंपनियों को पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों में हज इस्लाम के 5 बुनियादी अराकीन में से एक रुकन है। अहले इस्तिताअत यानी जो माशी ताकत रखते हैं इन पर हज फर्ज होता है। हिंदुस्तान में आज़मीन या तो किसी खानगी ट्रैवल एजेंसी के जरिए हज के लिए रवाना होते हैं या फिर वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए सफर की तैयारी करते हैं। एदाद व शुमार के मुताबिक साल 2016 में 99,902 आज़मीन ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज का मुकद्दस सफर किया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जिद्दा के लिए आज़मीन हज ने फीकस 2,19,900 रुपए अदा किए, जिसमें 45,000 रुपए फिजाई सफर पर दी जाने वाली सब्सिडी आज़मीन के लिए फीकस अदा तलब रही। गौरतलब बात यह है कि कई माह बल्कि एक बरस कबल बुक कराए जाने वाले एयर टिकट्स कम दामों पर बुक होते हैं। हज के दिनों से हटकर फिजाई आमदरफ्त के सीजन के मौके पर भी दिल्ली जिद्दा रिटर्न टिकट्स 30,000 रुपए तक होते हैं। लेकिन इसके बरक्स हज के अय्याम में यही एयर टिकट्स 2016 में 31,000 से 40,000 तक पहुंच गए, जबकि बाज औकात ये 70 और 80,000 तक पहुंच जाते हैं। इस तरह पीक सीजन से जायद महंगे दामों पर आज़मीन हज को अदायगी करनी पड़ी। इस तरह से आज़मीन हज के लिए फिजाई सफर महंगा साबित होता है। एदाद व शुमार बताते हैं कि एयर सर्विस के सीजन के दौरान आज़मीन को आम मार्केट रेट से कहीं जायद महंगे दामों पर टिकट्स खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। इस तरह आज़मीन के लिए जारी की जाने वाली सरकारी सब्सिडी का रास फायदा एयर इंडिया को चला गया। हुकूमत की जानिब से आज़मीन को सफर हज पर दी जाने वाली सब्सिडी यहाँ ऐसे ही साबित होती है जैसे किसी कपड़े के दुकानदार की जानिब से ग्राहकों को दिया जाने वाला वो डिस्काउंट जिसके देने से कबल ही कपड़े के दाम असल दाम से महंगे कर दिए जाते हैं। ख्याल रहे 2016-17 के बजट में हुकूमत ने 450 करोड़ रुपए हज सब्सिडी के लिए मुख्तस किए, लेकिन इस रकम का बड़ा हिस्सा एयर फेयर चार्जेस के तौर पर हाजियों को अदा करने होंगे। ख्याल रहे 2012 में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद से हर बरस सब्सिडी की रकम में कमी की जा रही है ताकि 10 बरसों में इस सब्सिडी को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त किया जा सके। हज कमेटी को आज़मीन की जानिब से अदा किए जाने वाले फीकस 2,19,900 रुपए में मिन जुमला अखराजात में मक्का में रिहायश के लिए 81,561 रुपए और मदीना मुनव्वरा में क़याम के लिए 9,062 रुपए, दीगर अखराजात में 76,849 रुपए और मुतफरक 1,000 रुपए मुख्तस हैं। वजारत शहरी हवाबाजी ने हज सीजन के तहत माह अगस्त और अक्टूबर के दौरान हिंदुस्तान से जिद्दा और मदीना मुनव्वरा के लिए चलाए जाने वाले 21 फिजाई स्टेशनों से परवाजों के लिए हिंदुस्तानी और सऊदी एयरलाइन कंपनियों से टेंडर्स तलब किए।
पिछले बरस एयर इंडिया ने मुल्क के 21 एयरपोर्ट्स और सऊदी एयरलाइन कंपनियों ने 4 एयरपोर्ट से अपनी खिदमत अंजाम देते हुए परवाजें चलाई थी, जबकि स्पाइस जेट ने 2 एयरपोर्ट से अपनी खिदमत अंजाम दी। यहाँ गौरतलब बात यह है कि टेंडर्स उन महीनों के दौरानिया में तलब किए गए हैं जबकि फिजाई टिकटों के दाम मामूल से कहीं महंगे होते हैं। एयर इंडिया परवाजों के मुख्तलिफ दर्जों के तहत 63,750 से 1,63,350 रुपए तक का क्लेम करती है। एयर इंडिया के पेश करदा किराए उन मुसाफिरीन के लिए हैं जो इमरजेंसी में बुक करवाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आज़मीन कई माह बल्कि 1 बरस कबल हज के लिए मंसूबा बंदी करते हैं और हज कमेटी से रुजू होते हैं। ऐसे में इन्हें पीक सीजन से कहीं जायद किराए अदा करने क्यों पड़ते हैं? सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पिछले 11 बरसों से इस मसले को पार्लियामेंट में उठाते आए हैं। अब के बरस भी हुकूमत के ऐलान करदा हज सब्सिडी पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हुकूमत के 450 करोड़ रुपए दरअसल एयर इंडिया और बाज इंटरनेशनल एयरलाइंस को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आलमी सतह पर कम से कम शरह पर फिजाई कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट पर टेंडर्स तलब किए जाते तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे कहीं कम कीमत पर हज की सआदत का मौका मिलता। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में कहा कि अगर कोई बाहम रजामंदी तय हुई है तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर असर नौ गौर करे। असद ओवैसी ने हज सब्सिडी को हुकूमत का महज दिखावा करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि अगर हुकूमत वाकई मुसलमानों को फायदा पहुंचाना चाहती है तो इसको चाहिए कि वो 450 करोड़ रुपए मुस्लिम लड़कियों की तालीम, स्कूल और हॉस्टल्स के क़याम के लिए मुख्तस करे। याद रहे, बैरिस्टर ओवैसी पिछले 11 बरस से पार्लियामेंट में ये मुतालबा करते आ रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी मुसलमान हुकूमत की सब्सिडी पर हज नहीं कर सकता। हज माली इस्तिताअत रखने वाले पर ही फर्ज है। जो साहिब इस्तिताअत नहीं है इसे इस फरीजे से छूट दी गई है। ऐसे में आज़मीन के लिए सब्सिडी की गुंजाइश का कोई मतलब नहीं है। हुकूमत अगर मुसलमानों को फायदा पहुँचाने के लिए वाकई संजीदा है तो यकीनन हर साल जारी किए जाने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए मुसलमान बच्चियों की तालीम, स्कूल, हॉस्टल्स की इमारतों की तामीर और इनके लिए स्कॉलरशिप के लिए रकम मुख्तस करे ताकि इसके जरिए पिछड़े हुए मुस्लिम खानदानों की लड़कियों की फलाह व बहबूद यकीनी हो सके। याद रहे, हुकूमत हिंद ने इंदिरा गांधी के दौर में उस वक्त हज सब्सिडी का आगाज किया था जिस वक्त लोग हवाई सफर नहीं बल्कि बहरी जहाजों में सफर हज किया करते थे। अब यहाँ काबिल गौर बात यह है कि क्या हुकूमत हज सब्सिडी के नाम पर महज एयरलाइन कंपनियों को इसका फायदा पहुँचाना चाहती है? हज सब्सिडी से मुतालिक जो भी तस्वीर पेश की जा रही है यकीनन इसे एक सुराह भी कहा जा सकता है। अगर हुकूमत वाकई मुसलमानों को फायदा पहुँचाने के लिए संजीदा है तो इसे चाहिए कि आजादाना तौर पर बैनुल-अक़वामी फिजाई कंपनियों से टेंडर्स तलब करे और हज सब्सिडी के नाम पर मुसलमानों को धोखा देने के बजाय मुसलमान बच्चियों की तालीम व तरबियत के लिए इस रकम को मुख्तस किया जाए। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से मौलाना अनवार अहमद साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना, हज सब्सिडी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन जान लें, हज सब्सिडी से मुताल्लिक़ शरई हुक्म दरअसल क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को जो इस्तिताअत रखते हैं हज का हुक्म दिया है। जी, कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। यानी वो लोग जो इस्तिताअत रखते हैं रास्ते की, उन पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है। जी, हज बैतुल्लाह मुसलमानों का महतम बिशान फरीजा है। इस सिलसिले में हुक्म यह है कि ये पाकीज़ा पैसे से हो, हलाल पैसे से हो और मुकम्मल तौर पर जायज पैसे से हो। ठीक, मुसलमानों को अपनी इबादतों के सिलसिले में बहरहाल माल से और माल मुश्तबा से बचना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, वो फरमाते हैं कि मैं 1 दीनार मुश्तबा माल से बचने को इस बात से बेहतर समझता हूँ कि 100 दीनार सदका करूँ। ठीक, तो इस तनाजुर में हज सब्सिडी की अगर हम बात करें
तो बेहतर यही है कि जो इस्तिताअत के हामिल अफराद हैं वो लोग हज सब्सिडी से इस्तेमाल करें और उसके बगैर अपना हज करें, ताकि किसी तरह का फिक्र कोई तरद्दुद ना हो। मौलाना, इस सफ़र हज में जिस तरह से कमर्शियल बुनियादों पर लेन देन या खिदमात की अंजामदेही होती है, आज़मीन के लिए जो खिदमात अंजाम दी जाती हैं कमर्शियल बुनियादों पर, इसमें जो रियायत या फिर डिस्काउंट मिलने के मामलात हैं, इसका शरई मामला क्या है? देखिए, शरीयत का मामला तो बहुत वाज़ेह है कि माल हलाल से हज किया जाएगा, मुश्तबा माल से बचेंगे, ठीक, मशकूक माल से बचेंगे। ठीक। अब हम ये नहीं कहते कि सब्सिडी की रकम जो है जो हमें हासिल हो रही है वो कतई तौर पर मुश्तबा है या कतई तौर पर मशकूक है। बहरहाल एहतियात का पहलू यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिताअत रखते हैं मुसलमान, तो फिर क्यों हम इस मामले में हुकूमत से कोई रियायत या कोई मदद हासिल करें। बेहतर यही है कि उसके बगैर ही मामला अंजाम पा जाए। हाँ, वो जो रकम सब्सिडी की मिल रही है उसको मिल्लत की तालीमी मामले के लिए, खवातीन के बहबूद के लिए, दीगर मोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत बेहतर होगा। मौलाना, नफल जो हज होता है इसके हवाले से क्या है? अक्सर और बेशतर अवाम में ये बात होती है, ये इस पर क्या कहेंगे आप? नफल हज क्या है दरअसल? देखिए, नफल हज फरीज़ा जिंदगी में एक मर्तबा है जी। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक हज फरमाया जिसको हज्जतुल वदा फरमाया जाता है। अब रही बात नफल हज, ये इख्तियारी अमल है, लेकिन इस सिलसिले में शरीयत इस्लामिया का मिजाज ये है कि नफल हज से बेहतर यह है कि गुरबा पर खा किया जाए। तो ऐसे कई वाक़ियात हैं कि अल्लाह के बाज़ नेक बंदे सालिहीन उन्होंने इरादा किया था नफल हज का, फिर उनके पास कुछ जरूरतमंद और मोहताज लोग आ गए, तो फिर उन्होंने अपने हज के इरादे को मुलतवी किया और उस रकम को जरूरतमंदों पर खर्च किया। जी मौलाना, आखिरी सवाल करूंगा। इस वक्त मीडिया में एक बात चल रही है और एक बात ये कही जा रही है कि भाई अगर कोई गरीब को हज करवाना चाहता है तो क्या नहीं करवा सकता, ये एक बात जरूर चल रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गरीब को हज करवाने की बात, इस्तिताअत की शर्त के साथ हज फर्ज है जी। पर हज फर्ज नहीं है, उनके लिए शरीयत इस्लामिया ने ज़ाहिर के सवाब और नेकी के बहुत रास्ते खोले हैं। रमजान की आखिरी अशरे का इत्तिकाफ है, 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अल्लाह ताला ने उसमें रखा है जी। इस तरह से ये हमारे पास इस्लाम खरीदो फरोख्त का नाम नहीं है। एक आदमी 1 लाख रुपये खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, मकसद दिखावा है, तो उसको कोई अजर मिलने वाला नहीं। और एक आदमी सिर्फ 10 रुपये इखलास के साथ देता है तो 10 रुपये का सवाब उस 1 लाख से जायद है जी। ये इस्लाम मालदारों का मजहब नहीं है, इस्लाम अहले इखलास का मजहब है। और पहली हदीस बुखारी शरीफ की इन्नमल आमालु बिन्नियात है। तो हर हाल में तड़प किस मुसलमान को नहीं होती जी। नफल हज के सिलसिले में उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो जरूरतमंदों को तरजीह दे और बजाय किसी ऐसे आदमी को हज करवाने के जिस पर हज वाजिब नहीं है, बेहतर यह है कि वो रकम बीमारों पर, जरूरतमंदों पर और तालीमी मद में खर्च की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं हज एंड उमरा टूर ऑर्गेनाइजर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मोहम्मद सिराज खान साहब। सिराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिराज साहब, हम बात कर रहे हैं दरअसल हज सब्सिडी के हवाले से। आप आज़मीन की खिदमात अंजाम देते हैं, हज की जो है खिदमात अंजाम देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये हज सब्सिडी जो है इसने किस कदर फ़ायदा पहुँचाया है आज़मीन को, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि कुरान के हवाले से मैं बोल रहा हूँ कि हज सब्सिडी हमारे लिए जायज़ नहीं है जी। सूरह इमरान की आयत है हाँ। जिसके अंदर सारी तफसील है कि हज जिसके ऊपर फर्ज है वो साहिब इस्तिताअत के ऊपर ही हज फर्ज है। जिसके ऊपर साहिब इस्तिताअत नहीं है उनके लिए हज फर्ज नहीं है। इसके लिए हमारे को सब्सिडी लेना जायज़ नहीं है। सबसे पहली बात मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हज सब्सिडी हमारे को नहीं लेना चाहिए जी। ये तो यकीनन मजहबी नुक्ते नजर से बात हो गई। अगर मैं उससे हटकर बात करूं तो फायदा कहां तक अब तक हज सब्सिडी से हुआ है आज़मीन को?
नहीं, देखिए साहब, हज सब्सिडी का ये मामला है कि देखिए दूसरा अभी हज सब्सिडी के ताल्लुक से टिकट का मामला जुड़े हुआ है जी। सादे दिनों में जो हज के जो उमरा के टिकट्स होते हैं, जो नॉर्मल जो जाते हैं यहाँ से विजिट पे और दूसरे विजिट और एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे जो टिकट बेचते हैं ये लोग सादे दिनों में, जिसका रेट आखिर वन वे रहा तो 14,000 15,000 रुपए रहता, और रिटर्न टिकट रहा तो 30,000 के आसपास रहता जी। जैसा ये हज सीजन आ गया और हज सीजन में ये लोग 2014 में 2015 में ये लोग 83,000 का टिकट लिए, ठीक, जो कि डबल से भी ज्यादा है जी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब सब्सिडी एक तरफ से दे रहे हैं और दूसरी तरफ से वसूल कर ले रहे हैं। हाँ, सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों दाम बढ़ जाते हैं, क्यों टिकट्स के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि वो डबल से भी ज्यादा जायद हो जाते हैं? देखिए, एक तो डिमांड है क्योंकि 1,70,000 हाजी इंडिया से, पूरे इंडिया से उठाते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट हाजी हम मिला के जी। तो ये लोग फ्लाइट हायर करते हैं, मगर हायर करे अगर इसको ग्लोबली टेंडर अगर ये लोग कर डाले तो इतना फिर नहीं होता। कहा यह जा रहा है कि ग्लोबल टेंडर दिया गया लेकिन उसके बावजूद एयर इंडिया को आजमीन ने पसंद किया, जिसका नतीजा है कि एयर इंडिया को ही ये जो है जाता है और एयर इंडिया का रेट भी जो है वही है जो टेंडर तलब करने के बाद मिलता है। क्या कहेंगे, आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये ग्लोबली टेंडर नहीं, ये सऊदी और एयर इंडिया ये दोनों का मिला जुला वो रहता है और ये लोग ही आपस में टेंडर करते हैं और फेयर कोट करते हैं। हाँ। और हज में सब्सिडी हाजियों के लिए है, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो हम लोग है, हमारे लिए तो कोई सब्सिडी नहीं है, मगर हमारे लिए भी टिकट का फेयर सेम रहता। नॉर्मल फ्लाइट जाते, रेगुलर फ्लाइट चलाने के बावजूद भी ये लोग हमारे से वही फेयर लेते हैं जो सब्सिडी वालों को फेयर लेते हैं टिकट का। यहाँ पर सवाल ये है सिराज साहब, हुकूमत का ये कहना है कि जो फ्लाइट्स यहाँ से हज के दौरान में जो रश होता है यहाँ से जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो फिर उसको वहां पर नुकसानात दरपेश होते हैं, जिसके नतीजे में प्राइस को हाइक किया जाता है। तो यहाँ पर क्या वाकई आप क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल होती है? देखिए, इसके मुतालिक बात उनकी जो बोलना है सही है, मगर जो रेट आज जो ले रहे हैं वो लोग 30 और 32,000 रुपए का टिकट का फेयर उमरा के लिए, हाँ, और उसके लिए 80,000 रुपए ये लोग 80,000 के ऊपर चार्ज कर रहे हैं, डबल से भी ज्यादा है। हाँ। तो यहाँ पर कनेक्टिंग का जो मामला होता है, कनेक्टिंग जी जी, क्या कनेक्टिंग सोल्यूशन नहीं है? मतलब सवाल यहाँ पर यह है कि जितने भी फ्लाइट्स जाते हैं उनका कुछ ना कुछ एक शेड्यूल बनाया जा सकता है ना, कि इसकी पाबंदी की जाए जी। हाँ, ये लोग वापसी में कार्गो और पानी लाते हैं, जमजम जो कार्गो वहाँ रहता है, कार्गो का भी सामान वो लोग लेके आते हैं यहाँ पर, उसमें भी उनका थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है रेट का। हाँ। अगर इसके अंदर एक मिला जुला ये है, क्योंकि हम लोग तो इसके अंदर बहुत सारे बार ये सुप्रीम कोर्ट पे भी ये मामला आया, हाँ, कि हज में फेर बढ़ जाता जी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही हवाला दिए कि वो लोग हम लोग वापसी में रिटर्न टिकट ऐसा होता है जी। 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये है कि 54,800 का फेर दिया और हाजियों से 17,000 रुपए कलेक्शन करे और बाकी का गवर्नमेंट ये सब्सिडी के अंदर ली, जबकि नॉर्मल टिकट आए जब उस वक्त 2011 की बात कर रहा हूँ, 2011 में नॉर्मल फेयर जब था 23,000 22,000 रुपए। हाँ 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 हाँ। तो वो जब भी डबल से ज्यादा ले रहे हैं लोग, अगर नॉर्मल भी ले रहे हैं इतने 1,70,000 हाजी आप उठा रहे हैं, हाँ, तो लाजमी बात है कि रेगुलर से भी आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसका फायदा सिराज साहब किसको जा रहा है? अगर हम रास्त तौर पर कहें या बिलवास्ता तौर पर कहें तो किसको फायदा हो रहा है? ये एयरलाइंस वालों को डायरेक्टली। कौन सी एयरलाइन है? अगर हम आप देखिए, आप एयर इंडिया और सऊदिया, एयर इंडिया और सऊदिया, यानी जी जी, दो एयरलाइंस को साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में वो लोग बांट के वो लोग 60 और 40% के हिसाब से ये लोग उनको हाजियों को बांट के कोटा दे डाल रहे हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि हम भी रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं जी। टिकटिंग का आयाटा है हमारे पास जी, हम रेगुलर एयरलाइंस को, हर एयरलाइंस को बिजनेस दे रहे हैं। हाँ हाँ। तो आज जो हज में फेयर बढ़ रहा है उससे हम लोग का मुत्तफिक नहीं है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, दूसरी चीज सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम हज के सीजन में अगर एक सोल्यूशन तलाश करें, अगर वाकई ये तो एक सब्सिडी का मामला हो गया कि सब्सिडी किस कदर बेहतर है आजमीन के लिए, या फिर किस कदर जो है किसको इसका पैसा रास्त तौर पर या बिलवास्ता तौर पर जा रहा है, यहाँ पर एक सवाल है।
फिर दूसरा सवाल ये है कि जो हज के सीजन में जो लोगों का रश बढ़ जाता है, तो क्या इसके लिए सोल्यूशन ढूंढने के लिए, ताकि जो है रेट्स पर कंट्रोल किया जा सके, कम से कम मामूल के मुताबिक जो रेट्स हैं वो फराहम किए जा सके, इसके लिए कोई शेड्यूल नहीं तय किया जा सकता है? क्या कहेंगे आप, आपका तजुर्बा क्या कहता है? इसके अंदर हमारी एविएशन मिनिस्ट्री अगर डायरेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होकर बात करे तो ये बड़े आसानी से मसला हल हो सकता है हमारा जी, क्योंकि ये लोग एक दो एयरलाइंस को बुलाने के बजाय बहुत सारे एयरलाइंस है, इन सबसे ये लोग कोटेशन ले लिए जी, टेंडर देखे, तो मैं समझता हूँ कि बमुश्किल 40,000 रुपए से फिर आगे नहीं बढ़ता। ठीक ठीक, यानी इतना तक किया जा सकता है, तो फिर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये है, क्यों नहीं किया जा रहा? जी हाँ, क्यों नहीं किया जा रहा है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन मिनिस्टर साहब को चाहिए कि ये करे, जो आवाम को, जो मुसलमानों को इसका डायरेक्ट फायदा पहुंचाए। हाँ हाँ, अच्छा, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सबसे सस्ते में अगर खिदमात फराहम करते हैं, तो फिर वो एक तपोंग हाजी एयर मलेशिया की बात की जाती है, फिर एयर ओमान की भी बात की जाती है। आपकी नज़र में कौन सी ऐसी खिदमात हैं जो हाजियों के लिए, अगर इस तरह का सल्यूशन, एक रास्ता ढूंढा जाता है, तो वो फायदेमंद हो सकता है? देखिए, ओमान एयर है, अभी कतर एयरवेज है, हाँ, अभी दूसरे दिन बजट एयरलाइंसेस भी है ये लोग के पास, जो फ्लाई दुबई है, एयर अरेबिया है, ऐसे एयरलाइंसेस से भी, जिनमें फ्लाई नाज है इनके पास जी, क्योंकि लास्ट ईयर उनको भी 10,800 हाजी का उनको भी टेंडर मिला था, 10,800 हाजी उठाने का, हाँ, तो वो लोग भी 10,800 हाजी उठाए यहाँ से लास्ट ईयर 2015 में। हाँ, तो उन सबसे आप टेंडर लेंगे, सबको बांट के देंगे, तो बराबर इसका सोल्यूशन निकलेगा और हमारे एविएशन मिनिस्टर साहब कर सकते हैं। जी जी, आखिरी सवाल करूंगा सिराज साहब आपसे कि ये हज सब्सिडी के हवाले से, अगर मैं टूर ऑपरेटर्स जो हज के खिदमात अंजाम देते हैं, हज के सफ़र पर ले जाने के लिए खिदमात अंजाम देते हैं, उनकी तरफ से अगर मैं जानना चाहूँ आपको एक नुमाइंदा जानकर, तो एक मिनजुमला राय क्या मिल रही है हज सब्सिडी के हवाले से, कि क्या वाकई इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, और इसका जो रकम है वो जिस तरह से MIM की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि वो गरीब बच्चियों की फलाह बहबूद, उनकी तरक्की, उनकी तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बतौर नुमाइंदा अगर जानना चाहूँ, तो आपकी क्या राय है? ये फलाही कामों के लिहाजा इसके अंदर हमारे एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होंगे तो हमारे लिए बहुत काफी फायदेमंद होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, अशोक वानखेड़े साहब दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं 4TV न्यूज़ पर। हाँ, स्वागत है साहब। जी, अशोक साहब, क्या कहेंगे आप? आज हम बात कर रहे हैं हज सब्सिडी के हवाले से, क्या कहेंगे आप? ये जो हज सब्सिडी को लेकर जो कुछ चल रहा है, आप इस पर क्या इसके पस मंजरात हैं, क्या इसका पीछे जो मंजर है उसको कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जहां तक हज सब्सिडी का सवाल है, मुझे लगता है हज सब्सिडी ये एक समुदाय विशेष को दी जाती है, यही एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत चीज है जो सामने रखी जाती है जी। हज सब्सिडी जाती किसको है? यदि आज नई सरकार जो है दिल्ली में जी, वो हर चीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। हाँ हाँ, कल रेलवे ने एक डिसीजन लिया जी कि सीनियर सिटीजन को जो कंसेशन मिलता है रेलवे में, वो भी उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। हज सब्सिडी ऐसी सब्सिडी है जो किसी के अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जाती, ये उन एयरलाइंस का पेट भरती है जो इसका शोषण करते हैं। ये एयरलाइन सब्सिडी है, क्योंकि जी जी, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ये जो अपनी भारतीय एयरलाइंस है, वो इतनी बड़ा सफेद हाथी हो चुका है जी। जब उनके लॉसेस बढ़ते हैं हजारों करोड़ के, तो उस लॉसेस की पूर्ति करने के लिए, घाटे की पूर्ति करने के लिए सारे हज के यात्री इन्हीं प्लेन से जाना जरूरी है। और वो पैसा जो टिकट रेट होते हैं वो भी इतने भयावह होते हैं, और वो सारा पैसा फिर सरकारी चीजों में, एयर इंडिया, इंडियन सरकारी एजेंसीज में जाता है जी। तो ये हज सब्सिडी हुई कैसे? ये मेरे समझ के परे है। मेरा ये कहना है कि ये आप कौन होते हैं तय करने वाले जी? आप पैसा दे दीजिए, हज यात्री को तय करने दीजिए वो किसके एयरलाइन से जाना चाहता है। आज इतनी एयरलाइंस में मार्केट है, हो सकता है वो रेट आधे से ज्यादा हो, कम हो,
अशोक साहब, जो अब तक हुआ, यकीनन ये आगे की बात है, लेकिन अब तक जो हुआ तो फिर ये सारा पैसा गया कहाँ? सवाल यहाँ पर ये है। सारा पैसा एयरलाइंस में गया। तो हज सब्सिडी का पैसा मिलता किसके पास है? एयरलाइंस को ही मिलता है। यहाँ पर अब और एक सवाल ये उठता है कि क्या हज कराना ही हुकूमत के लिए एक पुण्य का काम है, या फिर माइनॉरिटीज के हवाले से बेहतर काम है, या फिर जिस तरह से ये भी मुतालबा किया जा रहा है इस रकम को आप लड़कियों के लिए इस्तेमाल करें, उनके एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मैं फिर दूसरी बात कहता हूँ जी, मैं दूसरी एक बात कहता हूँ, क्या योगा को प्रमोट करना ही सरकार का काम है? नहीं है जी। लेकिन योगा संस्कृति के अंदर आता है तो सरकार उसको भी प्रमोट कर सकती है। सरकार यदि हज करवाती है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का पूरा फुल टाइम जॉब यही रह गया। लेकिन सरकार फिर मुस्लिम समाज के लिए कई बहुत सारी काम करते होंगे, तो उसमें एक हज भी है जी। लेकिन वांगेड़ा साहब, यहाँ पर ये हो रहा है ना कि धार्मिक मसला आ रहा है, वहां पर ये बात की जा रही है कि भाई हमको नहीं चाहिए। अगर बड़ी तादाद, अगर शाहनवाज हुसैन के साथ अगर हम उनके पीरियड में देखें तो जो पार्लिमानी अराकीन थे उनके साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें बड़ी राय यही सामने आई थी कि भाई हमको नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म इजाजत नहीं देता कि किसी की मदद लेकर हज किया जाए, वो जो फर्ज हो, जो कंपलसरी हो। तो यहाँ पर ये बात तय हो गई। अब यहाँ पर अगर एक खास हल्का ये मुतालबा करता है कि इसी रकम को, इसी सब्सिडी को आप उस काम में लगाएं जिसकी जरूरत है, गरीब लड़कियों की तालीम, उनकी फलाह, उनकी तरक्की के लिए क्यों इस्तेमाल न किया जाए? हमारे पास अलग अलग मंत्रालय है, अलग अलग मंत्रालय में माइनॉरिटीज के लिए स्कीम्स है। क्या वो स्कीम हम लागू करते हैं? हज की बात इसलिए निकली है अभी क्योंकि हज अभी ये न्यूज में है। इसके पहले कई ऐसी चीजें हैं, आप उसकी बात करते हैं। आप माइनॉरिटीज के लिए दिए जाने वाली स्कॉलरशिप नहीं सरकार भर पाई, आप इसी की माइनॉरिटीज की क्यों बात करते हैं? ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास स्कॉलरशिप बच्चे को जो दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसका बैकलॉग इतना बड़ा है कि ट्राइबल मिनिस्ट्री का साल भर का बजट उससे छोटा पड़ता है। इसका मतलब आपने घोषणाएं तो की और काम किए नहीं। तो ऐसे कई चीजें मुस्लिम समुदाय के लिए भी सरकार ने की, लेकिन क्या वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, क्या ये देखने की जरूरत है। और यदि हज सब्सिडी नहीं चाहिए तो नहीं ले लोग जी। मैं बाकी सरकारों की बात नहीं करता, यदि वर्तमान की सरकार की बात करें जी तो ये घोषणाओं की सरकार है। यहां बड़ी बड़ी बातें होती है, जुमले कसे जाते हैं, यथार्थ के धरातल पे जमीन पे कुछ नहीं दिखता। फिर चाहे आप मुस्लिम समुदाय कहो, चाहे अन्य माइनॉरिटीज कहो, शेड्यूल कास्ट कहो, शेड्यूल ट्राइब कहो, या जो मेजोरिटी में है अपर कास्ट भी कहो जी। तो आज किस मंत्रालय ने, हमारे यहाँ बड़ी अजब विडंबना है, हर साल हमारे यहाँ बजट पेश होते हैं जी, लेकिन बजट पेश होने के एक दिन पहले पिछले बजट में क्या बोला था और कितना हुआ, इसका एक कोई तो बैलेंस शीट सामने रखे। कितने मंत्रालय हैं जो अपने पैसे भी नहीं खर्चा कर पाते पूरे? कभी कभी फाइनेंस मिनिस्टर इस आंकड़ों को बताते हैं, नहीं बताते। तो ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है, पूरे देश जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। तुगलकी फरमान शुरू होता है कहीं से कि मुझे बस स्वच्छता चाहिए, झाड़ू के ऊपर 1000-1500 करोड़ का बजट अलॉट होता है, फिर वो स्वच्छ होता है नहीं होता है किसी को पता नहीं। जी जी, यही कुछ यकीनन सूरत हाल बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वांगेड़ा साहब, आपने वक्त दिया। एक जानिब हुकूमती मौक़िफ़ है तो दूसरी जानिब हज सब्सिडी से मुताल्लिक़ दीगर अफराद की मुख्तलिफ राय है। जबकि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनका कहना है कि वो एक तवील अरसे से हज सब्सिडी की मुखालिफत कर रहे हैं और इनका कहना है कि इस रकम को लड़कियों की तालीम, इनकी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। This amount is being given to loss-making airlines like Air India. And the most important point which one needs to understand is that Hajj, a Muslim should only go to Hajj if he has a financial wherewithal. I don't require anyone's financial help. Third and most important is that this amount which is now, this year it is 450 crores, this should be utilized for Muslim girls' education. The literacy rates of 2011 are out.
the lowest literacy rate are of Muslims, and within the female it is a Muslim woman. So why should taxpayers' money be used to spend on any religious activity of any religion? Let that be used for constructive things. नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं। बीजेपी संवाद सेल दिल्ली के कन्वेनर है खेमचंद शर्मा साहब। शर्मा साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं 4TV न्यूज़ पर। जी, थैंक यू। शर्मा साहब, क्या कहेंगे आप भारत में धार्मिक यात्राओं, यज्ञ और हज जैसे मामलात पर जो सब्सिडी दी जाती है, क्या एक सेक्युलर मुल्क में, सेक्युलर देश में इस तरह की सब्सिडीज देना ठीक है? देखिए, इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि वो सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखती है। और क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं लेना चाहती। और क्योंकि ये केस कोर्ट में भी है जी, तो कोर्ट का भी जो वर्डिक्ट होगा और समाज की भी जो राय होगी उसके अनुसार सरकार इस पे निर्णय लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि जो धार्मिक परंपरा है, और ऐसा हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी मानते हैं कि जो हज है वो अपने जो गाड़ी कमाई है उसे करनी चाहिए और उससे करने पे ही उनको जो धार्मिक लाभ मिलता है वो मिलता है। लेकिन इसके पीछे कुछ लोग सब्सिडी के पक्ष में भी हैं, बहुत सारे लोग सब्सिडी के पक्ष में नहीं है। उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं और समाज के लोग भी हैं। ये काफी सेंसिटिव मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इंडिया की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो सबके जो विचार हैं, सबके जो मन है, उनका ख्याल रख के ही काम करेगी। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब तक जो मतलब अगर सब्सिडी की हवाले से यकीनन बात है, बहस जारी है और इस पर जो है कोर्ट ने भी अपना जो है फैसला दिया है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तक जो सब्सिडी का कहा यह जा रहा है कि अगर हज सब्सिडी की बात करें हम, तो इंडियन एयर इंडिया को जो है इसका जो है लाभ पहुंचा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसको एयर इंडिया को लाभ नहीं, एक्चुअली क्या होता है, इसमें सब्सिडी दी जाती है, एयर इंडिया के थ्रू ही पैसेंजर्स जाते हैं, लेकिन जो उसका लॉस है उसको गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है। तो ऐसा कहें कि हम एयर इंडिया को लाभ पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि इसकी वजह से रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, ऐसा कहना भी गलत है। क्योंकि हाँ, जो सब्सिडी के थ्रू लोग जा रहे हैं वो भी भारतीय हैं, हमारे भाई बहन हैं। तो ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और उसमें सभी की राय लेके
भी कुछ मुस्लिम भाई भी ऐसे सोचते हैं कि सब्सिडी लेके हज जाना उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि जो धार्मिक विचार ऐसा है कि अपनी गाड़ी कमाई से ही हज पे जाना चाहिए, और तो कुछ लोग उसके पक्ष में भी हैं। लेकिन अब अगर हज सब्सिडी अगर ख़त्म होती है तो यहाँ पर एक हल्का बिलखुसूस वो है जिसने ये आवाज़ उठाई है कि इस रकम को बच्चियों की, लड़कियों की जो है इनके फलाह बहबूद, इनके एजुकेशन के लिए इसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो इस हवाले से बीजेपी का क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे? हम ऐसी भावनाओं का सम्मान करते हैं और आप देखते भी हैं जो मोदी जी की सरकार है वो गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों के, और पर्टिकुलरली जो उनकी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनके पक्ष में काम कर रही है। इसी के तहत हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया और वो सफल भी है, और उससे बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पे बेटियों की संख्या कम हो गई थी वो बढ़ी है। तो हम ऐसे विचारों का सम्मान करते हैं, और मेरे को लगता है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर जी जब सार्थक रूप से समाज के लोग ऐसा विचार रखेंगे तो वो उस पर ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यकीनन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मुहिम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास पिछड़ा तबका, अगर हम सचर कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे तो उसमें हमें ये बात मिलती है कि किस कदर एक कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में वो पिछड़े हुए हैं। तो अगर ये सब्सिडी बर्खास्त होने के बजाय इसकी रकम अगर उन कम्युनिटी की लड़कियों की फलाह बहबूद, इनके एजुकेशन के लिए खर्च होता है, तो ये एक आम राय जो है यही बनती है कि क्यों ना इस रकम को ट्रांसफ़र किया जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा पर्सनल विचार ऐसा है, डेवलपमेंट सबका होना चाहिए, और ये आप सही कह रहे हैं, कई हद तक हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनकी जो बेटियां हैं वो पिछड़ रही कुछ एरियाओं में, जैसे यूपी बिहार। लेकिन आप साउथ में जाओगे, हैदराबाद में देखोगे, मुस्लिमों की बच्चियां भी पढ़ी लिखी हैं, नौकरियां करते हैं, आगे बढ़ रही हैं। कुछ एरियाओं में विशेष रीजन थे, सामाजिक रीजन थे, क्योंकि उनकी जो सोच विचार, दूसरा वहाँ पे जो उनकी सो कॉल्ड प्रो सरकार थी उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उनके शोषण का काम किया और उनके वोट बैंक को यूज किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सभी का विकास होना चाहिए, उसमें कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से हो, जब सबका विकास होगा तो उसमें कोई बचेगा नहीं, अगर क्या सबका भला होगा। अगर क्या किसी खास अगर जाति के हवाले से, कोई अगर जात के हवाले से या फिर कोई मजहब के हवाले से कोई पिछड़ा होता है तो उस बुनियाद पर उसको जो है तरक्की देना या फिर उसको कुछ फंडिंग करना, ये कहीं हम देखते हैं कि बीजेपी इसका सपोर्ट करती है, कहीं देखते हैं कि वो सपोर्ट नहीं करती, अगेंस्ट हो जाती है। इसमें देखिए, हम ये ऐसा सोचते हैं कि हम जब एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी जातियों में, बहुत सारे एरियाओं में हम मानते हैं कि मुस्लिमों में भी है, लेकिन बहुत सारे और भी जाते हैं, बहुत सारे और भी एरिया हैं जहाँ पे इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है, हमारी सरकार सोचती है कि सबका विकास हो और उसके ऐसी नीति बनाई जो कोई बचे नहीं। और क्योंकि क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन का करो तो दूसरा सेक्शन कहता है कि हमारे लिए कम किया, और उसके लिए करो तो फिर तीसरा कहता है कि हमारे लिए नहीं किया। तो इससे समाज का टूटने का रास्ता बढ़ता है, जुड़ने का नहीं। लेकिन हमारी सरकार ऐसा सोचती है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, आने वाला जो 2.5 साल है उसमें सभी का विकास किया जाएगा, और जो लोग मांग रहे हैं उससे ज्यादा उनको मिलेगा। अगर वो कह रहे हैं कि एक्स अमाउंट उनके बच्चों पे खर्च किया जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक्स अमाउंट से ज्यादा ही पैसा उनके बच्चों पे खर्च होगा, और जो वो चाहते हैं वो उनको मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे करूंगा शर्मा जी, मैं अगर सब्सिडी का अगर ये ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद जो इसकी रकम होगी, जो फंडिंग जो कुछ है, वो फिर हज सब्सिडी के हवाले से जो हाजी हैं उनको नहीं मिलेगा। फिर अब ये जो रकम होगी, क्या इसका इस्तेमाल अगर वाक़ईतन लड़कियों की फलाह बहबूद, उनके एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, तो क्या ये कबूल ना करने वाली बात है? ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है वो सरकार का काम है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ऐसा पैसा जो सब्सिडी से बचेगा वो सामाजिक कल्याण के लिए ही लगेगा, वो गरीबों बच्चों के कल्याण के लिए ही लगेगा, वो एजुकेशन और स्वास्थ्य सेक्टर में ही लगेगा। लेकिन जहाँ तक एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई ये सब्सिडी एक खास कम्युनिटी के लिए आती थी, तो फिर क्यों ना उसी की फलाह बहबूद के लिए किया जाए, जो एक सोशल इशू है, उस हवाले से। पक्ष विपक्ष दोनों ही थे। इसमें लोग कहते थे कि जब ये टैक्स पेयर का पैसा है जी, तो पूरे समाज पे जाता है, तो पूरे समाज पे ही खर्च होना चाहिए। तो यहाँ पर तो समाज का मसला नहीं है ना, यहाँ पर जो हाजियों को जाता है तो एक खास कम्युनिटी को जाता था, तो उसी कम्युनिटी में जो पीछे हम देखते हैं, अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो इसी कम्युनिटी की बेटियां बहुत सी जो है वो पिछड़ी हुई हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यदि हैदराबाद से हो, आप हैदराबाद में देखोगे मुस्लिमों की बच्चियां नहीं पिछड़ी हुई, लेकिन यूपी बिहार में देखोगे तो वहाँ पिछड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो समाज का ताना बाना है। दूसरा, वहाँ पे जो सो कॉल्ड पार्टियां थी, उन्होंने उनका डेवलपमेंट नहीं होने दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक इस पैसे को ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करके, वहाँ की स्कूलिंग, एरिया की स्कूलिंग, वहाँ पे जो टीचर्स हैं या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर खर्च किया जाएगा तो सबका विकास होगा। हैदराबाद में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी पे खर्च किया तब ऐसा हुआ नहीं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही था, लोगों की सोच ऐसी थी कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोच जब बदलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा और सिक्योरिटी होगी, लोगों को लगेगा कि उनकी बच्चियां सुरक्षित हैं, तो सभी लोग उनको पढ़ने दे जाएंगे और वो आगे बढ़ेंगी। वैसा ही माहौल बनाने का मोदी जी काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, दिल्ली से सीनियर सहाफ़ी सियासी मुबस्सिर वाहिद नसीम साहब। वाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, आज हम बात कर रहे हैं हज सब्सिडी के हवाले से। आप क्या कहेंगे, ये हज सब्सिडी पर जो मामला उठा हुआ है, इस पर जो बातें चल रही है, मीडिया में जो तबसरे चल रहे हैं, क्या कि एक जानिब ये कहा जा रहा है कि हज सब्सिडी दरअसल मुसलमानों के लिए, वो जो हाजी हैं उनके लिए पहले तो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है मजहबी एतबार से लेना, और दूसरी चीज़ इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं और हो रहा है, लेकिन जो खांधे पे बंदूक है वो मुसलमानों के है। क्या कहेंगे आप? हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से इस बात का खुलासा होना चाहिए था या इसे जो नाम दिया जाना चाहिए था सब्सिडी के बजाय, वो मीडिया आज भी नहीं दे रहा है, लोग खुल के नहीं कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी डिटेल बताने से पहले शुरू करूंगा कि ये भारतीय गवर्नमेंट का एक सोचा समझा फ्रॉड है मुसलमानों के साथ। इसे आप बिल्कुल खुला फ्रॉड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्सिडी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर हम बात करें सब्सिडी की, तो सब्सिडी हुकूमत देती है आपको एयर टिकट पर। एयर टिकट अगर आप आज की तारीख में खरीदते हैं, या मैंने उस हज के दौरान में भी देखा है कि अगर हम 1 अगस्त को यहाँ से जाते हैं और 10 सितंबर को वापस आते हैं, तब भी आपको प्राइवेट एयरलाइंस की जो टिकट है वो 25 से 28 हजार रुपए में रिटर्न टिकट अवेलेबल है। गवर्नमेंट आपको बताती है एयर इंडिया के नाम पर कि आप जो है वो 70,000 कुछ रुपए की आप एक हाजी को टिकट दी जाती है, जिसमें से 45,000 रुपए वो हाजी से वसूले जाते हैं। और यानी उसके ऊपर का जो पैसा है, यानी पिछले साल का अगर हम आंकड़ा देखें तो 650 करोड़ रुपए जो है वो एयर इंडिया को दिए गए। वो एयर इंडिया को देने का मतलब ये हुआ कि आपने टिकट और सब्सिडी यानी मुसलमानों के नाम पर एयर इंडिया को ये पैसा दिया, और मुसलमानों से जो पैसा एयर इंडिया को दूसरा दिया गया, यानी जो आपको 28,000 रुपए की टिकट पड़ रही है, वो मुसलमानों को टिकट खरीदनी पड़ी 45,000 रुपए की। वैसे भी आपने गवर्नमेंट का भी दे दिया, मुसलमानों से भी डबल पैसे वसूल कर रही है। उसके बाद आप बदनाम करते हो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कि आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं। ये फ्रॉड है बेसिकली। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है वाहिद साहब, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो फ्लाइट्स जाती हैं हज के मौके पर, वो जो यहाँ से तो फुल होकर चली जाती हैं, लेकिन जब वापस होती हैं तो वो खाली होती हैं। इस तरह से उस नुकसान की पाबजाई के लिए, उसके लिए एयर इंडिया को ये मतलब प्राइस जो है हाइक हो जाते हैं, ये कहा जा रहा है। ये बिल्कुल एक नया फ्रॉड बोलने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट में उस वक्त आप रिटर्न टिकट वसूलते हैं। ये जो पैसा 28,000 रुपए में बता रहा हूं, ये 28,000 रुपया रिटर्न टिकट का है। तो आज की तारीख में अगर आप उस दौरान का भी टिकट खरीदते हैं तो 14,240 रुपए का वन साइड टिकट बैठता है। 14,240 रुपए मात्र का टिकट है। आप उसको 70,000 रुपए का मुसलमानों को बेचते हो, उसके बाद उनको कहते हो तुम सब्सिडी देते हो, तुम फ्रॉड हो, महाफ्रॉड। तुम फ्रॉड करते हो, बेवकूफ बनाते हो इस देश में मुसलमानों का, उनके नाम पर राजनीति करते हो, फिर हिंदूवादी संगठन उनको गालियां देते हैं। ये तमाशा बना के रखा हुआ है। सही कहा असद साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब्सिडी नाम पर हमको ठगा जा रहा है, हमसे ज्यादा वसूली की जा रही है, हम पर कंट्रोल नाफिज किया जा रहा है। बल्कि इसे आजाद कर देना चाहिए ताकि हम होटलिंग आज की तारीख में, अगर उस दौरान मक्का में और मदीना में अगर आप टिकट होटल बुक कराते हो तो
40 रुपए मात्र में आपको वहाँ होटल अवेलेबल है जिसमें 2 लोग रह सकते हैं। यानी आपको मात्र जो है वो 500 से 550 रुपए का एक हाजी को पड़ने वाला है। अगर ज्वाइंटली 2-2 रहते हैं एक रूम के अंदर तो आपको 600 रुपए में होटल पड़ जाता है। इस तरह अगर 40 दिन रहते हैं तो आपका टोटल खर्चा कुल मिला के 20 से 25 हजार रुपए में निपट जाता है। जबकि आपके कंट्रोल में जाने के बाद वो पैसा जो है वो लगभग 76,000 रुपए का खर्च आता है मक्का और मदीना में। भाई साहब, यहाँ पर सब्सिडी के हवाले से जो मजहबी एतबार से जो उलमाए कराम कह रहे हैं, जो मजहबी नुक्ते नजर है, फिर जो दूसरी चीज ये है कि आखिर पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, एक ऐसे मौके पर जब प्राइस हाइक हो जाती है और उसका सीधा सीधे फायदा ये बताया जा रहा है कि एयरलाइन को जा रहा है, वो वाकई दिख भी रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सियासी महाज है वो ये कहा जा रहा है, जो मुखालिफिन है वो ये कह रहे हैं कि इस सब्सिडी के खत्म करने की जो बात है इसको लेकर सियासत की जा रही है, एक खास वोट बैंक के लिए सियासत की जा रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। मैं समझता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ब्लॉक लाइन दी है। चुनाव के वक्त में सब्सिडी खत्म करने का शोशा भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहती थी ताकि वो अपने हिंदू वोटर्स को ये दिखा के धोखा दे सके, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को दिया जा रहा है, हिंदुओं को भी धोखा दिया जा रहा है, मगर सिर्फ सेंटिमेंट के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप ये कह के कि मुसलमानों की हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, आप वोट हमको दे दो, ये सिर्फ ये सियासत की जा रही है। यहाँ पर तो अगर हम देखें तो मुस्लिम जो नुमाइंदगी है वो भी तो सब्सिडी खत्म करना चाहती है। वो यही कह रही है ना कि सब्सिडी खत्म हो जाए और सब्सिडी दरअसल दूसरे मद में इस्तेमाल हो। जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लड़कियों की फलाह बहबूद, इनकी तालीम, इनकी तरक्की के लिए वो पैसा इस्तेमाल हो। मैं कहूं कि इसके अलावा भी बहुत सी जगह जो है, अभी अब आप इल्मियत की बात करें कि इस सब्सिडी की बात अगर आप करते हैं तो सब्सिडी एजुकेशन के नाम पर पहले से जो स्कीमें चला रखी हैं वो कितनी लागू हो गई हैं, जो आपने रिजर्वेशन के कोटे आपने अनाउंस करते हैं वो कितने फुलफिल कर दिए हैं। तो उसके अलावा बहुत सारी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सब्सिडी का मैं ये हवाला खत्म करने की बात, इसमें षड्यंत्र ये था कि वो हिंदू वोटर्स को रिझाना चाहते थे, जिसको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ब्लॉक लाइन दी है। और ब्लॉक लाइन देकर जो है वो ये कहा है कि आप कोई षड्यंत्र में मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। जी। ऐसे हालात में अगर आप देखें कि मुझे लगता है कि सही पैटर्न था और मुसलमानों को इससे निजात मिलेगी, इनका एहसान उतरेगा। लेकिन ये तो अब अगर हो सकता है बीजेपी अब कर रही हो, लेकिन अगर हम देखें तो मुस्लिम हल्का बिलखुसूस अगर हम एमआईएम की बात करें तो 11 साल से तकरीबन 10-11 साल से इस मसले को उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो कुछ सब्सिडी के नाम पर आ रहा है वो दरअसल एयर इंडिया को जो है जा रहा है, इससे मुसलमानों को या फिर हाजियों को कोई फायदा हो भी नहीं रहा। तो ये मुतालिबा तो मतलब 10-11 साल से। जी, मैंने कहा फायदा नहीं नुकसान हो रहा है। तो 18,000 रुपए से 28,000 रुपए की टिकट है वो जबरदस्ती आप उनको 45,000 रुपए में खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं, यानी आप उससे 20-25 हजार रुपए हर हाजी से ज्यादा ले रहे हो। आप आज ही टिकट बुक कीजिए, आप इस साइट पर जाइए, जो मेरे नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं वो मेक माई ट्रिप या दूसरे एजेंसीज पे जाके देखें, आज भी आपको हज के दौरान जो टिकट अवेलेबल है वो आपको 18,000 से 28,000 रुपए में रिटर्न टिकट अवेलेबल है। ये सब झूठे बहानेबाजियां हैं, आज ही चेक किया है मैंने। दूसरी बात, एयर इंडिया की खुद की टिकट इतनी सस्ती है। हाँ, भाई साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जो धार्मिक या मजहबी जो मामलात है उसमें हुकूमत की जानिब से मदद, इआनत, ताउन, ये जो मामला है तो इसको भी उठाया गया है, एमआईएम की जानिब से कहा गया है कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि अगर हम मदद की हेल्प की बात करें तो गवर्नमेंटों को मदद करनी चाहिए, चाहे वो हज अगर हम छोड़ भी दें तो बाकी चीजों में करनी चाहिए। यही दौरान उस वक्त था जब रिजर्वेशन बनाया जा रहा था। मैं 1800 इस वक्त जो है 1947 में वापस लेकर चलता हूं, जब ये प्रावधान रिजर्वेशन के किए जा रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद लोगों ने सबने मिलकर उस कमेटी में ये कहा था कि हम मुसलमान हैं और हम यहाँ पर माइनॉरिटी भी नहीं है, हम बराबर का शाना बशाना चलेंगे, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हम आम भारतीय हैं। तो आज भी उसी तरह की बातें न की जाएं, क्योंकि इसमें मुसलमानों का नुकसान होगा। मैं कहता हूं हज पर सब्सिडी खत्म की जाए, मगर यह हक हमको उसका मुतबादिल कहीं और दिया जाए, क्योंकि सिर्फ हज पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बाकायदा पिछले 10 साल से एक कैंपेन चला रखा है कि कोई भी इंसान अगर वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है तो 4 धाम यात्रा के लिए उसका तमाम खर्च जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उठाती है। 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी बुजुर्ग वहां से निकलता है। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जितने भी त्योहार है या फिर जितने भी जो है फेस्टिवल है या यात्राएं हैं, इसमें जो खर्च होता है हुकूमत की जानिब से, तो यहाँ पर अगर हम संघ की बात करें तो संघ का कहना है कि ये जो जैसे कैलाश
मानसरोवर की बात अगर की जाए तो कहा जाता है कि ये तो एक कल्चरल एक इवेंट है और इसमें अगर हुकूमत देती है तो वो सकाफत और तहजीब के मद में जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दोहरा मेयार नजर आ रहा है आपको, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इसको फ्रॉड और धोखेबाजी कहूंगा जी। बेसिकली जो है ये इस मायनों में कि आप उसी सेम कल्चर को कल्चर नहीं मानते हैं और एक कल्चर को आप कल्चर मानते हैं, तो आपका मतलब साफ है कि आप जो है झूठ मूठ एक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की बात करने के बाद आप सिर्फ एक कम्युनिटी को राष्ट्रवादी मानते हैं, दूसरी कम्युनिटी को आप पाकिस्तान भेज देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बंटवारा चाह रहे हैं। सही मायनों में आप राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि वजह यह है कि राष्ट्रद्रोही किसे कहा जाता है? जो बंटवारा करे। बंटवारा कौन कर रहा है ये सबको पता है। भाई साहब, यहाँ पर ये मसला यही है कि जो सब्सिडी यकीनन बर्खास्त होती है, ख़त्म होती है, तो यहाँ पर ये बात है कि हुकूमत ने अब तक अगर हम बात करें तो ओपन टेंडर जो होता है वो अब तक जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हुआ। यकीनन शाहनवाज हुसैन इस मुतालिक जो है मुख्तलिफ बातें करते हैं। जब वो शहरी हवाबाजी के मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त उन्होंने कहा है कि हमने ओपन टेंडर भी दिया है और हमारे रेट वही हैं एयर इंडिया के जो ओपन टेंडर में जो रेट मिलते हैं, ये उनका कहना है। ये अगर मिस्टर शाहनवाज हुसैन और मिस्टर नकवी और मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो मैं ये इनसे मुतालबा करता हूं कि 2016 में जब इन लोगों ने तुर्किश एयरवेज में जब उनको एक टेंडर दे के यहाँ हाजियों को भेजा था, वो डॉक्यूमेंट लोगों के सामने पेश करे। जब आपने 70,000 रुपए पर टिकट के हिसाब से वसूला और तुर्किश एयरलाइन को कितने पैसे आपने दिए वो बताएं, क्योंकि आपने सब्सिडी का तमाम पैसा आप एयर इंडिया को दे दिया, क्योंकि एयर इंडिया ने वो टेंडर किया। सरकार ने, हुकूमत ने, हज कमेटी ने वो टेंडर नहीं किया। एयर इंडिया ने टेंडर किया। एयर इंडिया ने बाकी का पैसा अपने पास रख लिया और जो एक आम टिकट आपको मिल सकता है वो आम टिकट आपको तुर्किश एयरवेज में आपको भेज दिया गया। उसके बावजूद विदेशी एयरलाइन से भेजने के बाद मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होने दिया और आपने बाकायदा जो है उस पैसे को बचाया। तो ये जो इस तरह के जो हुकूमतें जो लोग ये कहते हैं कि गरीबों का फायदा होना चाहिए, भाई साहब यहाँ शाहनवाज हुसैन का खुद ये कहना है कि खुद मुसलमानों की जानिब से खुद ये कहा गया, ये बातें सामने आई नुमाइंदगियों की जानिब से कि एयर इंडिया हमारे लिए बेहतर है बाहर की एयरलाइन कंपनियों से। मैं यहाँ पर जो है ये सिर्फ बहानेबाजियां, ये छोटी मोटी बातें, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि मैं रेगुलर फ्लायर हूँ और मेरे ख्याल से दुनिया की सभी एयरलाइंस में जो है फ्लाई करता हूँ। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी देश की जो नेशनल कंपनी है मैं उसको एयर इंडिया के बारे में कुछ कहूँ, मगर मैं दूसरी एयरलाइंस के बारे में जरूर कहूंगा कि जो दुनिया भर की तमाम एयर इंडिया से भी ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करती है। अगर ऐसा सोचा छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो मुस्लिम लीडर्स है, मुस्लिम लीडर के नाम पर जो धोखा बने बैठे हैं, चाहे शाहनवाज हो या नकवी जैसे लोग हो, वो जिस तरह से बयान देने की कोशिश करते हैं, या तो वो बिल्कुल ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान निहायत बेवकूफ है, या सचमुच जो इसका विरोध नहीं करते तो हो सकता है कि मुसलमान निहायत ही बेवकूफ हो। भाई साहब, यहाँ पर बीजेपी की जानिब से अगर हम उनसे सवाल करते हैं या फिर वहां से जो बात आ रही है वो यही बात आ रही है कि हज सब्सिडी की जो रकम है वो फिर मुस्लिम लड़कियों के लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम लड़कियों की फलाह बहबूद, इनके एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से वो इसको मतलब कबूल करने तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि ख़ास कम्युनिटी के लिए की फलाह बहबूद के लिए पैसा नहीं मतलब जारी किया जा सकता। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब झूठी बातें हैं। अगर आप ये कहते हैं कि खास कम्युनिटी के लिए ये सब कुछ नहीं किया जा सकता, तो क्या ये सरकार ये बताएगी कि जो अभी एक खास कम्युनिटी के लिए एक स्कीम चल रही है जिसे नई रोशनी कहा जाता है, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम चल रही है, उसमें सारी भारत की सारी बेटियां हैं, खास के लिए नहीं किया जा सकता। जी नहीं, मैंने ये कहा कि वो भारत की सारी बेटियां हैं, मगर नई रोशनी के नाम पे सिर्फ मुस्लिम बेटियां हैं जिनको पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए हुकूमत की जो है एक बजट है और एक स्कीम है। तो सिर्फ आप एजुकेशन के लिए अलग से बजट अलॉट नहीं करते, ये सिर्फ बहानेबाजी है। ये सिर्फ जवाब इनके पास नहीं है, एनालाइजेशन इनके पास नहीं है, नियत साफ इनकी नहीं है, वरना तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। इस तरह के तमाम अलग कम्युनिटियों को भी अलग अलग तरीके से बजट का आवंटन किया गया है जिसमें मार्कआउट किया गया है। ऐसा अभी भारतीय सरकार में मौजूदा हुकूमत में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि सबके साथ यकसा जो है व्यवहार किया जा रहा है, सारी स्कीमें यकसा है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप जो है अगर साफ तौर पर ये बात ऐलानिया कहनी चाहिए, बल्कि ऐलानिया नहीं, कानून में ये बात दर्ज करनी चाहिए आपको। जैसा व्यवहार आप अपने मन से करते हैं मुसलमानों के साथ, वैसा आप कहें कि जब तक वो दलित हैं तो आप उनको जो है सिर्फ दलित मानते हो, उनकी बेटियों के लिए अलग से प्रावधान करते हो। जब आप पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए अलग से करते हो। जब जहां मुस्लिम नाम कम्युनिटी आ जाता है तो वो भी तो एक कम्युनिटी है ना हिंदुस्तान की, आप उसे मजहब के तौर पर टोटल मुसलमान मान लेते हो। उसके गरीब गरीब नहीं रहते, उसके मजबूर नहीं रहते, उसके परेशान जो है वो दलित है, वो जो बिल्कुल पिछड़ी जातियां हैं उनको जो है आप जातियां मानने के लिए तैयार नहीं होते। वही जातियां जब हिंदू कम्युनिटी में होती है तो आप उनके लिए तमाम आरक्षण के प्रावधान भी करते हैं, सुविधाएं भी देते हैं। यही जातियां बिल्कुल जब मुस्लिम हो जाती है तो आप कहते हैं ये मुसलमान हो गए, इनको इसकी जरूरत नहीं रहेगी। क्या मुसलमान होते ही सार वो लोग अमीर हो जाते हैं? तो बस साफ तौर पर जो है ये बिल्कुल हिंदुस्तान की पिछली और अब की मौजूदा सरकारों का दोहरा रवैया है, जो कि वो साफ तौर पर अपनी मंशाओं को सरकारी अधिकारियों के तौर पर लागू तो करते हैं मगर कानून में उसको दर्ज नहीं करते। तो साफ तौर पर बात ये है कि इस हक की लड़ाई को मुसलमानों को खुद ही लड़ना होगा। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमने मेहमानों से बात की, इनकी राय ली और इनके तजुर्बात को अपने मुकदमे में बतौर गवाह शामिल किया। सवाल यहाँ यही उठाया जा रहा है कि हज सब्सिडी के नाम क्यों मुसलमानों को धोखा दिया जाता रहा है। हज सब्सिडी की वकालत करने वाले इस पर कोई जवाब क्यों नहीं देते? क्या हजार करोड़ रुपए हज सब्सिडी की रकम से पिछड़े हुए मुस्लिम खानदानों की फलाह व बहबूद नहीं हो सकती थी? हज सब्सिडी तो जारी रही लेकिन इससे हाजियों को कोई फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि हर बरस इनसे मामूल से हटकर सैकड़ों करोड़ रुपए जायद वसूल किए गए। शरीयत और इस्लामी कानून के तहत हज सब्सिडी को मुस्लिम रहनुमा जायज भी करार नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद हज सब्सिडी को जारी रखा गया, जिसका फायदा भी हाजियों को नहीं पहुंचाया गया। क्या आज हुकूमत हाजियों को बेहतर सहूलियात और कम से कम अखराजात में सफर हज फराहम करने के लिए नेक नियत है? जो कुछ माजी में हो गया उस लूट खसूट से खता नजर, क्या आज हुकूमत ये चाहेगी कि हज सब्सिडी के नाम दी जाने वाली रकम पिछड़े हुए मुस्लिम खानदानों की बच्चियों की तालीम, इनकी तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल हो, जिसकी हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है? इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर एक और मुकदमे में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।